गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू लॉ एंड लेक्चर्स। आज हमारा लेक्चर सेकंड है पॉलिटी का और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था और क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इसके साथ क्या हुआ। जितने भी सारे सब टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं उनकी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। देन आफ्टर व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट इज़ कंपोजिशन, इट इज़ स्ट्रक्चर, इसका इलेक्शन कैसे हुआ, इसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट हुए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस एंड देन चेंजेस बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Then after functions of Constituent Assembly, then enactment and enforcement of Constitution, and at last we will be discussing criticism of Constituent Assembly. तो सबसे पहले अगर हम देखें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हम कहते हैं इट वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ फर्स्ट इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड नो दैट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी। कहते हैं इट वाज 1938 व्हेन पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर करते हैं कि फ्री इंडिया के लिए अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना चाहिए और ये ऑफ़र एक्सेप्ट करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1940। और ये जो ऑफ़र एक्सेप्ट होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इसी को हम कहते हैं अगस्त ऑफ़र। देन इन 1942 इट वाज सर स्टिफर्ड क्रिप्स जो प्रपोज़ल लाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हाँ हम फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे मगर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। मगर ये ऑफ़र सर स्टिफर्ड क्रिप्स का रिजेक्ट होता है बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर रीजंस ऑफ पार्टीशन होने वाला था, दे वर डिमांडिंग द पार्टीशन। इस रीज़न पे ये सर स्टिफर्ड क्रिप्स का ऑफ़र जो है रिजेक्ट हुआ। अब फाइनली आया टाइम 1946 का जब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको परमिशन मिली कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हैं फ्री इंडिया के लिए। अब हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पहले पढ़ेंगे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे, हाउ इट वाज फॉर्मड, अंडर विच लॉ इट वाज फॉर्मड। देन आफ्टर अब अगर ये बनी तो इसके मेंबर्स कौन थे, हु वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो अगर मेंबर्स थे तो उनको इलेक्ट कैसे किया गया, व्हाट वाज द प्रोसीजर, और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो इसके फंक्शंस क्या थे, इसका काम क्या था। तो यही हमारे सब टॉपिक्स को डिफाइन करता है। हाउ लॉ मतलब ये हमें बताता है किस लॉ के तहत, मेंबर हमें बताता है कंपोजिशन कि क्या कंपोजिशन रही किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये हमें से बताता है कि इलेक्शन कैसे हुआ इन मेंबर्स का और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या फंक्शंस थे। ये हमें पढ़ना है और आज का टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। सबसे पहली बात अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनी कैसे। अभी मैंने आपको बताया कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या मिला, परमिशन मिली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हैं फॉर फ्री इंडिया। बट दिस happened actually in March 1946 when by cabinet mission plan Constituent Assembly got permission. So this Constituent Assembly was established
under the provisions of Cabinet Mission Plan 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। अब इसकी कंपोजिशन क्या थी, इसमें कौन थे, कौन लोग थे इसमें, व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर जो थे वो 389 मेंबर्स थे, जिनमें से 296 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे, दे वर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, एंड 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के थे। और इन 296 का भी अगर हम डिवीजन देखें तो इसमें से 292 जो थे वो 11 प्रोविंसेस से थे, दे वर फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस जो उस टाइम इंडिया में थी उनसे थे, और इनमें से 4 जो थे दे वर फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, और ये 93 प्रिंसली स्टेट्स ने अपने मेंबर्स भी दिए। अब ये जो मेंबर्स थे इनको कैसे लाया गया, हाउ दीज मेंबर्स वर इलेक्टेड। अगर हम बात करें, हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। देखो ये जो 296 थे इनको डिवाइड किया गया था 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में, दे वर डिवाइडेड इन 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। मैं आपको बताता हूँ। पहली जो थी दैट वर मुस्लिम्स, सेकंड वाज सिख्स, और थर्ड जो है दैट वाज जर्नल, एंड जर्नल इंक्लूड्स हिंदूज, पारसीज एंड अदर रिलीजन्स। ये जो 93 स्टेट्स थी प्रिंसली स्टेट्स, इनको सीट्स अलॉट की गई विथ रिस्पेक्ट टू प्रपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इनको पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स दी गई। कैसे? एक सीट दी गई थी 1 सीट फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन। अब ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सीट्स का, मगर इलेक्ट कैसे किए गए? मैंने आपको बताया था 296 सीट्स में से जो 292 है वो दी गई थी 11 गवर्नर प्रोविंसेस को। तो इनका जो इलेक्शन है, इनको कैसे इलेक्ट किया गया था? दे वर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, वोटिंग हुई थी, डायरेक्ट इलेक्शन से इनको इलेक्ट किया गया था। सेकंड, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, इनको किया गया था इलेक्ट बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। और अब जो ये 93 प्रिंसली स्टेट्स थी, इनको किया गया था इलेक्ट बाय नॉमिनेशन। तो इनके जो किंग्स वगैरह थे उस टाइम, उन्होंने अपनी नॉमिनेशन के हिसाब से अपने मेंबर्स को भेजा। और ये आपको पता है कि सीट्स वर अलॉटेड इन रेस्पेक्ट टू पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, 1 सीट फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन। जो भी हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने अपने मेंबर्स को खुद नॉमिनेट किया। सो दिस इज हाउ द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डन। अब ये इलेक्शन जो है ये हुआ था जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ था बाय डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड नॉमिनेशन। ये सोन आफ्टर पार्टीशन के बाद ही हुआ था ये। अब जब इलेक्शन हुआ, मेंबर्स इलेक्ट हो गए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बन गई। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था, इनको क्या काम करना था, इनकी क्या फंक्शंस थी। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर इसका काम हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डेट था 9 दिसंबर 1946।
जब पहला सेशन, व्हेन फर्स्ट सेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड। और हमें अक्सर सवाल आता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन हुआ तब डॉक्टर सिन्हा को इलेक्ट किया गया था एज प्रेसिडेंट, बट बाय एज फैक्टर। वो बड़े थे तो उनको रखा गया था उस दिन एज प्रेसिडेंट। मगर 2 दिन बाद ही ऑन 11 दिसंबर 1946 इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और इलेक्ट किए गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको इलेक्ट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसके साथ साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट्स, जिनमें से पहले थे एस.सी. मुखर्जी। डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी जो है उनको वाइस प्रेसिडेंट किया गया था इलेक्ट, और दूसरे जो हमारे थे दैट वाज मिस्टर वीपी कृष्णा। वीपी कृष्णा को भी एज वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। अब हो गया इनके ये इलेक्शन। इसके एग्जैक्टली 9 को पहला सेशन हुआ, डॉक्टर सिन्हा प्रेसिडेंट रहे बाय एज फैक्टर। 11 को फिर से दूसरा सेशन हुआ जिसमें इलेक्शन होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर वीपी कृष्णा को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर 2 दिन के बाद ऑन 13 दिसंबर 1946 क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन सिंपल हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या इनको अचीव करना है, इसको बनाया किस लिए गया है, इसको क्या काम करना है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर हमें दी। इसी को आज हम प्रियम्बल कहते हैं। इट इज रेड एज प्रियम्बल नाउअडेज। अब इस 13 दिसंबर 1946 को जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया तो 1946 के बाद 1947 में आ जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की वजह से कुछ चेंजेस आ जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वो कुछ चेंजेस मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली चेंज, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको बनाया गया सॉवरियन, फुल्ली सॉवरियन बॉडी। सॉवरियन बॉडी वो होती है जो अपने सारे इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स का फैसला खुद ले सकती है। दूसरा, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया एक लेजिस्लेटिव बॉडी। एक लेजिस्लेटिव बॉडी वो बॉडी होती है जो ऑर्डिनरी लॉज को बना सकती है। इट मीन्स कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका काम क्या था, जस्ट टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम डेफिनेशन देखें ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was a representative body framed to draft the constitution for free India. अब तीसरा चेंज जो इसकी वजह से आया दैट वाज कि जो भी मुस्लिम मेंबर्स इसमें थे, जितने भी मुस्लिम मेंबर्स थे, उन्होंने अब विड्रिव किया। किसे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से उन्होंने विड्रिव किया। क्यों? क्योंकि अब पार्टीशन हो चुका था। द मुस्लिम लीग मेंबर्स विच वर हेलिंग फ्रॉम एरियाज ऑफ पाकिस्तान विड्रिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको दिए गए 2 काम, इसकी थी 2 फंक्शंस।
अब हम इसकी फंक्शंस पे आते हैं, इसके कामों को देखते हैं। फर्स्ट थिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसको फ्रेम किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था ताकि ये ड्राफ्ट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। सबसे पहला काम क्या था इसका? इन शॉर्ट, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसका काम था। दूसरा, अब आपको ये चीज़ भी पता है कि इसको एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनाया गया था। इट मीन्स अब ये इनैक्ट करती वो सारे ऑर्डिनरी लॉज जो भी इंडिया को ज़रूरत थे। नाउ इट वाज मेकिंग ऑर्डिनरी लॉज एज वेल। तो इसके दो मेन फंक्शंस आ गए। फर्स्ट, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, एनैक्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। अब जब ये ऑर्डिनरी लॉ बना रहा है, इट मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अब इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया बना। इट बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। क्यों? अब ये ऑर्डिनरी लॉज बना रहा है। एंड आपको मैं बताऊं, जब ये काम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का करता था तब इसके प्रेसिडेंट रहते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो आपको पता है। बट जब when it was working as the parliament, when it was working as working to enact the ordinary laws at that time, जो इसके चेयरमैन थे, it was chaired by डॉक्टर GV मावलनकर। It was Mr. GV Mavlankar who chaired when Constituent Assembly worked as legislative body. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सिर्फ ये दो काम नहीं किए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट किया, नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया। बट डेट्स डिफरेंट थे। नेशनल फ्लैग को इसने अडॉप्ट किया ऑन 22 जुलाई 1947। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को इसने अडॉप्ट किया ऑन 24 जनवरी 1950। और न कि सिर्फ इतना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? इट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और फिर इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो नाम है, इट वाज रिनेम्ड टू पार्लियामेंट। फिर यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पार्लियामेंट बनी। कब तक? जब तक कि पहले जनरल इलेक्शंस किए गए इंडिया में। जनरल इलेक्शंस कब हुए थे? वो हुए थे 1951 से 52 में, 51-52 में हुए थे जनरल इलेक्शंस। तब तक इसने काम किया एज पार्लियामेंट फ्रॉम 26 जनवरी 1950 जब इन्फोर्स हुआ था क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। तो तब से इसने क्या किया? काम किया एज पार्लियामेंट टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। अब कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, इसने अपना काम भी किया। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली तैयार हुआ, अब हम देखते हैं कि इनैक्टमेंट कैसे हुई कॉन्स्टिट्यूशन की। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इट वाज, द डेट वाज एक्चुअली 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है हर कोई लॉ जो पहले अभी रीडिंग में ही होता है, अभी पास होने वाला होता है, उसको पहले हम बिल कहते हैं, फिर जब वो पास होता है तो लॉ बन जाता है। वैसे ही ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को BR अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1949 को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो फिर इसकी सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट हुई। मैं आपको बताऊं, कोई भी लॉ पास होने से पहले उसकी पहले रीडिंग्स होती है।
फर्स्ट रीडिंग में हम जनरली पढ़ते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कह रहा है, इसके आर्टिकल्स हमें क्या कह रहे हैं। तो फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट हुई, वो चली बराबर, इंट्रोड्यूस हुआ ये 4 नवंबर को, 9 नवंबर तक जो है वो 9 नवंबर 1948 तक फर्स्ट रीडिंग की गई। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि एक तो हम जनरल फिलॉसफी देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर टाइटल्स को हम पढ़ते हैं कि कौन सा आर्टिकल हमें क्या कह रहा है। फिर सेकेंड रीडिंग स्टार्ट हुई। सेकेंड रीडिंग जो स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई बाय 15 नवंबर और चली 17 अक्टूबर तक 1948, दोनों की डेट है। 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक चली। अब इसमें क्या हुआ, भले यहाँ पे डेट में करेक्ट कर दूं, इट इज़ 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक सेकेंड रीडिंग हुई। सेकेंड रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन को क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा गया, इन डिटेल पढ़ा गया, क्लॉज बाय क्लॉज पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया। इस टाइम में जो 7653 अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई, कहा गया इतनी अमेंडमेंट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में करनी है, जिनमें से 2473 पे डिस्कशन भी हुआ। फिर फाइनली इट वाज डेट 14 नवंबर 1949 जब थर्ड रीडिंग की गई। थर्ड रीडिंग जैसे ही कंप्लीट हुई और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने एक मोशन मूव की। उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली टू बी पास्ड। जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अब हमें उसको पास करना है। ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। This was the day when the Constitution of India was passed. अब आपको पता है कि हमारा एनफोर्समेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, दैट वाज डन ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। मगर मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता था। क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 26 जनवरी 1950 को किया गया था? नहीं। जब ये पास किया गया ऑन 26 नवंबर 1949, कुछ प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो इसी टाइम पे एनफोर्स हुए थे, जिनमें से सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही एनफोर्स हुए थे। और फिर जो रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स हुए 26 जनवरी 1950, जिसको आज हम हर साल रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि इट वाज 26 नवंबर 1930 जब वो स्लोगन दिया गया था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डोमिनियन का माना ही नहीं गया था, सॉवरेनिटी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी गई थी। अब फाइनली दिस Constitution of India came into existence. It was enforced on 26 January 1950. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगा 2 साल 11 महीने और 17 दिन, 2 years 11 months and 17 days लगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। और एक
इम्पॉर्टेंट और फैक्ट मैं बताता हूँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसकी जो सील और सिंबल था ना, दैट वाज एलिफेंट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पिछले साल मैंने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा था। व्हाट वाज द सील ऑफ एंड सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इट वाज एलिफेंट वाज द सील एंड सिंबल। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन टोटल। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने पढ़ा कि कैसे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ा जिसमें हमने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी जिसको फ्रेम किया गया था टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा दैट देयर वर टोटल 389 मेंबर्स। उनको कैसे फिर इलेक्ट किया बाय डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड बाय नॉमिनेशन, वो हमने पढ़ा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने देखा, it gave the objective that what constituent assembly has to achieve। फिर हमने चेंजेस बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी पढ़ा। फिर इसके फंक्शंस भी हमने पढ़े कि इसको फंक्शन दोनों थे, इट वर्कड एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी एज वेल एज इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर इनैक्टमेंट हमने देखी कि बी आर अम्बेडकर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। फिर फाइनली एनफोर्समेंट हमने देखी विच हैपेंड ऑन द 26th of January 1950। एंड फाइनली अब हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब हम बात क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेन 5 क्रिटिक्स है, 5 क्रिटिसिज्म किए गए इसके। पहला, इसको बताया गया दैट इट इज़ नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ही नहीं। दूसरा, कहा गया कि ये कोई सॉवरियन बॉडी भी नहीं है, नॉट ए सॉवरियन बॉडी। फिर कहा गया कि ये बड़ी टाइम कंज्यूमिंग बॉडी थी, इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। फिर कहा कि इट वॉज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ज़्यादा मेंबर्स इसमें थे। फिर और एक क्रिटिक इसका आया, कहा गया कि इसमें सबसे ज़्यादा लॉयर्स, इट वॉज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस, लॉयर्स और पॉलिटिशियंस इसमें सबसे ज़्यादा थे। फिर कहा गया इट वॉज डोमिनेटेड बाय हिंदूज ओनली, इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू थे। सबसे पहले अगर हम देखें कि इट वॉज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये क्रिटिक किया गया, तो ये क्रिटिक सच था। क्यों? क्योंकि इसके ज़्यादातर मेंबर जो थे वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए थे पीपल ऑफ इंडिया ने। क्यों? मतलब बाय एडल्ट फ्रेंचाइज, बाय वोटिंग, पीपल ऑफ इंडिया हैव नॉट डायरेक्टली elected this body, elected the members of the body. क्यों? क्योंकि उस टाइम सिर्फ 30% ऑफ जो डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, मैंने आपको बताया था 292 सीट्स का, 30% ऑफ इंडियंस को ही वोट्स थे उस टाइम। राइट टू वोट वाज ओनली गिवन टू द 30% ऑफ इंडियंस। अब जब सारे लोगों ने नहीं किया इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट, ऑब्वियसली तो हम कहते हैं इसे ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। दूसरा, अगर हम देखें कि इसको कहा गया कि इसमें लॉयर ज़्यादा थे और पॉलिटिशियन ज़्यादा थे, ये भी सच है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस, दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज बल्की एंड कॉम्प्लिकेटेड। ये भी ज़रूरी है कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ऑब्वियसली द पर्सन who know the law knowing person, legal persons were better in it। मगर ये भी सच है इसमें लॉयर्स और पॉलिटिशियन ज़्यादा थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तीसरा, कहा गया कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं है। सॉवरेन बॉडी क्यों नहीं है? क्योंकि इसने जो अथॉरिटी डिराइव की है, इसकी जो अथॉरिटी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आई है, क्योंकि इसको बनाया गया था बाय ब्रिटिश प्रपोजल, कैबिनेट मिशन प्लान।
और इसने जो पहला सेशन किया वो तो विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट किया था। इंडिया इंडिपेंडेंट था ही नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ से इंडिपेंडेंट बन गई? ये इंडिपेंडेंट बनी आफ्टर एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक ये सॉवरेन बॉडी नहीं थी। इट वॉज वर्किंग ऑन द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। टाइम कंज्यूमिंग है, अभी हमने कहा 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। फाइनली हम कहते हैं दैट इट वॉज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो हमने अभी कहा था ना वो 296 सीट्स थी फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, उसमें तो 208 सीट्स 208 सीट्स वर फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी सच है, क्योंकि उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बिगेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री थी। नाउ तो ऑल द क्रिटिक्स विच वर about the Constituent Assembly were correct, but they did their job, they did their work, and this was all about the Constituent Assembly and the making of the Constitution. Now finally Constitution was enforced on 26th of January 1950. Now from tomorrow we will be discussing कॉन्स्टिट्यूशन। कल से अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं। आर्टिकल फर्स्ट से कल हम स्टार्ट कर रहे हैं, विच says the union and its territories. We will be starting from the part first of the constitution tomorrow. Till then, have a great time.